हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकी पर निर्भर है। यह गलत है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। या फिर भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। जो बच्चा पहले से ही पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसको हम पठन ग्रंथ प्रदान नहीं करेंगे, या तो गलत हो जाएगा। सी कह रहा है, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। तो हमें बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर कोई बच्चा पठन वैकल्य से जूझ रहा है, उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उसे हम ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाएंगे। अगला प्रश्न है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मानक शब्द दिखाई दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां पर भी अगर मानक रूप से आपको कोई चीज कहेगा तो वह क्या होगा, हमेशा गलत ही होगा। बी कह रहा है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। यह भी गलत होगा। शिक्षार्थी जो है वह निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, बल्कि सक्रिय प्राप्त करता है। तो जहां पर भी शिक्षार्थी को निष्क्रिय बताया जाएगा, वह ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा। सी में कह रहा है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी में कह रहा है कि शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो शिक्षार्थी कम जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तो हम उसे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। तो हमें कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। जहां पर भी बच्चों को हतोत्साहित करने की बात करेगा, वह ऑप्शन हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा। डी कह रहा है कि उसे उत्तर प्रदान करके। तो यदि कोई बच्चा किसी जटिल समस्या से जूझ रहा है, तो उसके समस्या समाधान के लिए हम उसे डायरेक्ट उत्तर प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में
अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। सजा और शर्मिंदगी के डर, यह तो गलत हो जाएगा। सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन बी, सहकारी अधिगम। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंसत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है वह सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। तो जहां भी सामाजिक संपर्क की बात करेगा तो वह लेव वाइगोत्स्की का कथन हमेशा सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, या फिर डी कह रहा है कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से जो अवस्थाएं हैं वह बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर चार्ल्स स्पीयरमैन? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, यह तो गलत होगा। बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, यह भी गलत होगा। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, यह भी गलत होगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुद्धि जो है वह वातावरण और आनुवांशिक दोनों कारकों से प्रभावित होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन थे गलत होगा और सबसे राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं यह भी सही है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं यह भी सही है, और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? 2, 3 और 4। तो 2 और 3 और 4 किस में है? ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो हमें कभी भी बच्चों को ग्रेड प्राप्त करना ही नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि
वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने का सबसे सही तरीका यही है कि बच्चों को स्वयं से विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमें कभी भी बच्चों को याद करने के लिए तो कहना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो सबसे जो इसका राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। कह रहा है कि जो रचनावादी शिक्षण होता है वह विद्यार्थियों को किस तरफ ले जाता है? यंत्रवत, ग्रहणशील, खोज आधारित या फिर अर्थहीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, खोज आधारित। रचनावादी शिक्षण जो है वह विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें हमेशा बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले की तरफ देखा जाता है। इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास या फिर भावनात्मक विकास? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मनोसामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उन्हें इनमें से ऐसा क्या है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ऑप्शन ए है उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए तो सही होगा। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये भी सही है। अगर बच्चे देखने में असमर्थ हैं तो उन्हें स्पर्श करने वाली सामग्री देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, जब बच्चे अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें व्याख्यान के माध्यम से भी बताया जा सकता है, ये भी सही है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें और नोट्स किसी काम की नहीं होंगी, तो यह क्या होगा? उनकी भागीदारी में बाधा डालेगी। तो इसमें यही पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सीडीपी के कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। यदि यह क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।